हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर में। अपन दोस्तों बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया उस संतुलीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के अपन ने संतुलीकरण देख लिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में अपन ने जान लिया कि समीकरण बनाया जाता है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है समीकरण, ठीक है। इसके बाद में अपन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख रहे थे। प्रकार में भी अपन ने दो देख लिए तो एक तो होता है संयोजन अभिक्रिया और एक होता है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में अपन ने देखा था कि किसी भी तत्व का योग होकर एक अणु दो अभिकारकों का योग होकर एक उत्पाद का निर्माण होता है। वियोजन में एक अभिकारक का विघटन होकर उत्पाद बन रहा था अपने पास। तीसरी अभिक्रिया दोस्तों अपने आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की अपन ने बात करी थी, परिभाषा देख ली थी। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को वहां से क्या कर देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है, उसको हटा देता है और उसके स्थान पर खुद स्वयं चल जाता है, विस्थापन होता है, ठीक है। इसमें एक तत्व का दूसरे तत्व के द्वारा रिप्लेसमेंट या विस्थापन किया जाता है, ठीक है। तो आज बड़ी खुशी की बात भी है कि अपने जो यूट्यूब फैमिली 500 सब्सक्राइब भी कंप्लीट हो गए, तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा सभी को। और आशा करता हूँ कि ऐसा ही सहयोग बनाए रखिए, ऐसा ही प्रेम मिलता रहेगा अपन को आगे भी, इससे आशा है मेरे को। और आगे अपन छोटे छोटे अपने जो भी वीडियो आते रहेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अपन को आगे देखते हैं अपन क्या होता है, अपनी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है क्या नहीं होती, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि जो अपने पास जो अभिकारक होगा, अभिकारक अपने पढ़ा था, ठीक है ना। आरएचएस और एलएचएस पढ़ा था अपन ने। तो आरएचएस होता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं अपने, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपने पास जो अभिकारक रहेगा वो क्या करेगा, एक तत्व दूसरे तत्व को या एक यौगिक दूसरे यौगिक को रिप्लेसमेंट कर देगा वहां पे और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों अपने पास एक है आयरन, क्या है, आयरन है, ठीक है, लोहा है, प्लस में अपने पास है बेटा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। आयरन है और कॉपर सल्फेट है। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से रिप्लेसमेंट कर देगा, ठीक है। यहाँ देखो ये कॉपर था, इस कॉपर को यहाँ पे आयरन ने रिप्लेसमेंट कर दिया, आयरन यहाँ पे आ गया और इसने बना दिया आयरन सल्फेट और कॉपर को निकाल दिया बाहर। कॉपर को क्या निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पे बन गया आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है। यही अपन ने पढ़ा था कि एक तत्व दूसरे तत्व क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा। तो यहाँ पे देखो आयरन पहले इधर बाहर था, लेकिन जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, जब इसकी रिएक्शन करवाई, मैंने पहले कहा था कि बेटा रिएक्शन करवाएंगे वहां पे उष्माशोषी और उष्माक्षेपी दो प्रकार की अभिक्रिया यूज की जाती है। अपन ने देख लिया कि उष्माशोषी कौन सी होती है और उष्माक्षेपी कौन सी अभिक्रिया होती है। जो अपन ने बेटा संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी वो उष्माक्षेपी होती है और जो वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी उष्माक्षेपी होती है, ठीक, उष्माशोषी होती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी भी चीज का वियोजन कर रहे हैं, तोड़ रहे तो तोड़ने के लिए बेटा एनर्जी देना आवश्यक होगा। तो अपने एनर्जी दी थी वहां पे एक अभिकारक से अपन को अधिक एक या अधिक से उत्पाद या प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे थे। जबकि वियोजन के अंदर क्या अपन जब दो उत्पादों को मिला रहे थे तो अपने वहां पे एक कंपोनेंट उत्पाद प्राप्त हो रहा था, एकल उत्पाद प्राप्त हो रहा था और वहां से एनर्जी भी बाहर निकल रही थी। तो वो कैसी होगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो विस्थापन में अपन ने देखा कि एक तत्व दूसरे तत्व का क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा। तो यहाँ पे आयरन कॉपर का रिप्लेसमेंट करके यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। ये इसका क्या बेटा एग्जांपल है, ये क्या है एग्जांपल। परिभाषा अपन ने पहली वाली क्लास में देख ली है, ठीक है ना। परिभाषा अपन ने पहली वाली क्लास में देख लिया, इसका उदाहरण है। तो ये कौन सी हो गई अपनी विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन। ऐसे बेटा और उदाहरण देखो, इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, पहले कहा था मैंने, ठीक है ना। परिभाषा आप लिख दोगे, उदाहरण आपको याद रखना है। दूसरा उदाहरण देखो बेटा, अपने पास एक जिंक है, प्लस में अपने वही CuSO4 कॉपर सल्फेट लिया है, ठीक है ना। जिंक के कॉपर सल्फेट लिया है, तो जिंक यहाँ पे कॉपर का रिप्लेसमेंट करके बना लेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है बेटा, जिंक रिप्लेसमेंट कर रहा है, किसका कर रहा है, कॉपर का कर रहा है, किसका कर रहा है, कॉपर का। कॉपर को यहाँ से निकाल दिया, कॉपर बाहर चला गया और जिंक यहाँ पे आ जाता है। तो ये भी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब भी क्या होता है बेटा, एक को अपने उस स्थान से हटाना, किसी भी व्यक्ति को उस स्थान से हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को हटाने का कार्य कर रहा है। ये भी इसका उदाहरण है, ठीक है ना। ये भी क्या है, इसका उदाहरण है। तो क्या हो गई बेटा अपनी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन। अब देखते हैं बेटा अपने अगली जो चौथी अभिक्रिया का प्रकार है, चौथा कौन सा प्रकार है बेटा, समझ में आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ से मैंने कहा था क्वेश्चन पुट अप होने के बहुत से चांसेस है, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। तो आपको बहुत रियली
और कॉन्स्टेंट होकर पढ़ना है बेटा। क्या पता कौन सा पत्थर कहाँ जाके लग जाए, क्या पता कौन सा वर्ड बोला हुआ किस पेपर में आके कहाँ मिल जाए। तो आपको जो क्लास देखते हो बेटा 10 या 20 या 30 मिनट की, उसको कॉन्सेप्ट होके देखा करो, ठीक है ना। और नोट्स बनाने की कोशिश क्या करो, हैंड नोट्स जितने भी अपने खुद के प्रिपेयर किए होंगे बेटा, उसकी ओर नहीं होती है ना, खुद की चीज ज्यादा जल्दी याद होती है। तो कोशिश करता हूँ कि बनाओगे आप नोट्स। अब देखो बेटा अगली क्रिया है अपनी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया अपने देख ली थी बेटा। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, एक तत्व दूसरे तत्व का क्या कर रहा था, रिप्लेसमेंट कर रहा था। एक तत्व दूसरे तत्व का रिप्लेसमेंट कर रहा था। द्वि विस्थापन के अंदर क्या होगा बेटा, इस यहाँ पे द्वि लगा है, ठीक है ना। द्वि का मतलब यहाँ पे 2 बार विस्थापन होगा। क्या होगा, यानी ऐसे मानो कि एक तत्व है वो एक तत्व दूसरे का रिप्लेसमेंट करेगा और एक अवक्षेप के रूप में है विलयन के पेंदे में जम जाएगा और दूसरा विलयन बनाने का कार्य करेगा। तो रिप्लेसमेंट यहाँ पे 2 तत्वों का होगा। कितने का होगा, 2 तत्वों का होगा, ठीक है ना। देखो बेटा जो भी चीज बोली समझने में नहीं आती, अपन उदाहरण के हिसाब से जिस चीज को देखते हैं वो ज्यादा, जितने उदाहरण करेंगे उतनी ज्यादा अपन को माइंड में सेट होती है। देखो इसका उदाहरण, द्विविस्थापन का उदाहरण देखो बेटा, Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस BaCl2। Na2SO4 ले लिया और एक अपने ले लिया BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड और एक ले लिया बेटा सोडियम सल्फेट। अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि एक अवक्षेप बनेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, विस्थापन। ये विस्थापन ही होना है बेटा, यहाँ पे भी क्या होगा, विस्थापन होगा, लेकिन यहाँ पे विस्थापन अलग तरीके से होगा। देखो कैसे होगा, ये सोडियम बेरिलियम का क्या करेगा, यहाँ से विस्थापन कर देगा, यहाँ से हटा देगा। जब इसको या ऐसे देखो बेटा, पहले ये बेरिलियम इस सोडियम को यहाँ से हटा देगा और ये बना लेगा बेटा BaSO4। क्या बना लेगा, BaSO4। तो एक बार विस्थापन यहाँ पे हो गया ना, एक बार विस्थापन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, ये सोडियम इस बेरिलियम को यहाँ से हटा देगा और ये बना लेगा बेटा NaCl2 बना लेगा, ठीक है। क्या बना लेगा, NaCl2। तो देखो यहाँ पे बेटा 2 बार विस्थापन हो रहा है। कितनी बार विस्थापन हो रहा है, 2 बार विस्थापन हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, द्वि विस्थापन। क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन कहते हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, इसे अपन अवक्षेपित अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया भी, अवक्षेपन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, इसका कारण बता दो बेटा। देखो जब ये अभिक्रिया होगी, क्योंकि अपन को इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, जब ये अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे ही बेरियम सल्फेट बनेगा, ये BaSO4 बनेगा। क्या बनेगा, BaSO4 अपने पास जैसे ही बनेगा बेटा, ये बेटा अवक्षेप के रूप में विलयन के पेंदे में जाके बैठ जाएगा। क्या करेगा, विलयन के पेंदे में। अरे जब भी किसी पात्र में अपन विलयन बनाएंगे ना, तो जो अपन विलयन के अंदर अपन 2 अभिकारक लेंगे और क्योंकि इनमें अपन पढ़ क्या रहे, द्वि विस्थापन, तो यहाँ पे 2 बार अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो बेरिलियम सल्फेट बनेगा बेटा, ये विलयन में अवक्षेप का कार्य करेगा, अवक्षेप का कार्य करेगा, इसलिए इसको अवक्षेप अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। और NaCl2 बेटा ये होता है अपना साधारण नमक। अपन को भी पता है क्या होता है, नमक होता है, पता ना, साल्ट होता है। क्या होता है, साल्ट होता है, ठीक है ना। अब देखो ये तो बेटा अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये तो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, लेकिन फिर अपने पास रहेगा क्या, तो अपने पास NaCl2 रहेगा, NaCl2 रहेगा। तो यहाँ पे NaCl2 का विलयन बनेगा बेटा। किसका बनेगा, NaCl2 का विलयन बनेगा, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनेगा। तो इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा, द्वि का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो 2 बार विस्थापन हो रहा, इसको क्या कहते हैं बेटा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। बेटा समझने लायक क्वेश्चन आ सकता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण से वर्णन करो, तो यहाँ 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको उदाहरण के हिसाब से समझना बेटा। मैं बोल रहा हूँ उदाहरण समझ में आ गया, चीज को बेटा समझने की कोशिश करो, रट्टा मारने की कोशिश मत करो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो बेटा अगला अपना टाइप कौन सा है, अगला टाइप कौन सा है, 4 प्रकार के अभिक्रिया कर चुके बेटा अपन। कितने प्रकार की कर चुके, 4 प्रकार की अभिक्रिया
कर चुके। पांचवी अभिक्रिया कौन सी है, पांचवा प्रकार कौन सा अपना, वो देखो बेटा, पांचवा प्रकार कौन सा बेटा, देखो पांचवा बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको। रेडॉक्स अभिक्रिया या बेटा इसको बोल सकते हैं अपचयन व उपचयन अभिक्रिया। चयन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें सीधा सा फंडा है, एक बार ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और एक बार ऑक्सीजन का ह्रास होगा, एक बार ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और एक बार ऑक्सीजन का ह्रास होगा। वो कैसे होगा वो देख लेते हैं अपन, ठीक है ना, वो अपन क्या देख लेते हैं। यहाँ से बेटा क्वेश्चन पुट हो सकता है, बहुत बार पूछा जाता है अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना थोड़ा ना, देखो अपचयन की बात करेंगे अपन और उपचयन की बात करते बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी अपचयन में, ठीक है ना। और उपचयन में और अपचयन में बेटा ऑक्सीजन का ह्रास होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा, ह्रास बोले या कमी होगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन में कमी होगी। सीधा सा फंडा है बेटा, ध्यान रखना, जब भी कोई अभिक्रिया के अंदर आपको ऑक्सीजन की वृद्धि दिखे तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। और जहां ऑक्सीजन की कमी होती है बेटा वहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है, वहां पे अपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। अब देखो अपन को उदाहरण से समझना है, उदाहरण से समझना है। अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे कि अपचयन अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। जैसे देखो बेटा 2Cu प्लस, जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन क्या कराएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करवाएंगे, अरे जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बन जाएगा बेटा 2CuO। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, कॉपर ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉपर ऑक्साइड भी कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। अरे पढ़े थे ना चौथे चैप्टर में अपने कॉपर ऑक्साइड, वो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे धातु की अभिक्रिया भी हो रही बेटा, धातु की क्या हो रही है अभिक्रिया। जब धातु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो ऑक्साइड बनता है। अरे जब धातु की अभिक्रिया, पढ़ा था ना अपने कि जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना करवाते, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं तो अपन को ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्साइड वही अभिक्रिया बेटा यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखो ये जब अपन इसको कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे अपन को पढ़ना इतना नहीं है, यहाँ पे तो अपन को उपचयन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया में अपन को क्या देखना है बेटा, उपचयन अभिक्रिया में अपन को देखना है ऑक्सीजन की वृद्धि। क्या देखनी है, ऑक्सीजन की वृद्धि। और जब ये अभिक्रिया करवा रहे अपन, जब ये अभिक्रिया करवा रहे तो यहाँ पे देखो बेटा, पहले यहाँ पे अपन के पास क्या था, कॉपर था। और जब ये अभिक्रिया करवाई अपन ने, अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है। क्या हुई है, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है। और ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है बेटा, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। ये कौन सी होगी बेटा अपनी, उपचयन अभिक्रिया हो गई है, ठीक है ना। उपचयन अभिक्रिया का आपको ध्यान रखना है। अब इसी के अंदर बेटा अपने समझेंगे अपचयन अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है ना। इसी अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे। देखो कैसे समझते हैं। पहले अपने पास प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने अभिक्रिया करवाई, अपन को बन गया, ठीक है। यह हो गया अपनी उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया सॉरी, उपचयन अभिक्रिया। अब देखो बेटा, अपन ने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था कि अपचयन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उपचयन के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, ह्रास होती है। तो कैसे होती है देखो, जब बेटा जब अपन इसकी अभिक्रिया, इसकी जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे बेटा, ठीक है ना, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, तो H2 गैस की उपस्थिति में। देखो ये एक बार अभिक्रिया हो चुकी है, ठीक है ना, ये अभिक्रिया हो चुकी है। लेकिन जब इधर देखो, जब इसकी वापस अपन H2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते, जब इसकी वापस अपन H2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो बेटा ये टूट जाएगा
Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे देखो बेटा अपना उत्पाद ये था, जब इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो अपने देखो ऑक्सीजन बाहर निकला या नहीं निकला, जल के रूप में बाहर निकल गया ना, जल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जल के रूप में ऑक्सीजन क्या हुआ, बाहर निकला। जब ऑक्सीजन यहाँ से कॉपर से हट गया, पहले अपने पास जब कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं बेटा, तो अपन को क्या प्राप्त होता है, कॉपर प्राप्त होता है, शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है ना। जब कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो अपन को शुद्ध कॉपर प्राप्त होगा, ठीक है ना। और अपन की जहाँ पे देखो बेटा ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है, किसकी हो रही है बेटा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बोले तो ह्रास हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, ह्रास हो रहा है, किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा, ह्रास हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा, ये अपनी अभिक्रिया हो गई बेटा अपचयन, कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। तो पहले क्या हुआ, पहले अपने उपचयन पढ़ा, उपचयन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। तो अपन जब कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो अपन को प्राप्त होता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन जब कॉपर ऑक्साइड को वापस अपन बेटा हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में, जब कॉपर ऑक्साइड को वापस हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, कॉपर प्राप्त होता है। देखो बेटा सी कॉपर ऑक्साइड को H2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो अपन को Cu प्लस H2O प्राप्त हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, किसका, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अब देखो बेटा इसको रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो रहे हैं, उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो रिएक्शन एक साथ होती है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, फिर कह रहा हूँ थोड़ा अपचयन और उपचयन को ध्यान से देखना आपको। बाकी यहाँ से अभी मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन 100% आना है बेटा, वो कौन सा है वो भी बता दिया आपको, संतुलीकरण वाला अभिक्रिया, संतुलीकरण वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना, और अब की बार भी आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको, अब की बार भी क्या है आएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा एक सिंपल सी उदाहरण लेकर आ रहा हूं मैं एक और आपके बीच में, जिसमें भी अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। वही उदाहरण है बेटा, कौन सा, वही उदाहरण है, ठीक है ना। देखो बेटा ये अपने पास कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर है, ठीक है। जब ये अभिक्रिया होती है बेटा, इस अभिक्रिया को बोल सकते हैं अपन क्या, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH2 है, देखो यहाँ पे H2 जबकि यहाँ पे O जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है, तो इसको कौन सी अभिक्रिया बोल सकते हैं, उपचयन। अरे अभी पढ़ा था ना अपने, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अपने पास क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, इधर जाते क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, तो ये हो जाएगी बेटा अपनी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। क्यों होती है अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कौन सा हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वही अभिक्रिया, थोड़ी इसको सुंदर तरीके से लिख के समझाया, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो आप समझ लेना, इसको क्या कहते हैं बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखना। रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों कहते हैं मैंने बता दिया अभी, क्योंकि इसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ होते हैं, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। अब देखो बेटा अपन ने 4-5 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ लिया, रासायनिक समीकरण पढ़ लिया, उसका संतुलीकरण पढ़ लिया, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले कहा था कि तुम्हारे बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है बेटा, संसारण वाले टॉपिक्स में से छोटा सा टॉपिक दिया गया है, लेकिन वहां से क्वेश्चन हर बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। अपन क्या करते हैं, इसको इग्नोर करके सोचते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और बहुत टीचर होते बेटा इसको इग्नोर कर देते हैं कि क्या है, छोड़ दो, ये फालतू की चीज है। लेकिन ये फालतू की नहीं बेटा, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको
एक चीज में कि अक्सर क्वेश्चन वहीं से पुटअप होते हैं जिसको टीचर नहीं कुछ मांगता है ना, वहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। अपना एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और अब आपको रोज क्लास मिलती रहेगी। तो भाई बेटा संसारण, संसारण देखो संसारण क्या होता है। अपन ने वैसे तो आपने पढ़ा नहीं होगा, मैंने एक चैप्टर है, चौथा चैप्टर होता है अपने 10th क्लास के अंदर संसारण। उसके अंदर जब अपन पढ़ते हैं कि जो Fe होता है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख देते हैं तो वो अभिक्रिया करके Fe का ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? Fe का ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्साइड तो बनाता है लेकिन बेटा उसके अंदर ऑक्साइड की क्या होती है, ऊपर एक परत जम जाती है। क्या जम जाती है? परत जम जाती है। तो जब किसी भी धातु को बेटा अपन ऑक्सीजन या वायुमंडल में रख देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ा अपन जो वायुमंडल में किसी भी धातु को रख देते हैं थोड़े लंबे समय के लिए, तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊपर अपने ऊपर एक परत बना लेती है। क्या बना लेती है बेटा? एक परत बना लेती है। संक्षारण, क्षारण का मतलब उसके ऊपर कुछ आगे जम जाता है बेटा ना। जैसे आपने लोहे को देखा होगा, क्या लोहे को देखा होगा आपने बेटा? लोहे बोले तो Fe को, आयरन बोलते इसको ना, आयरन बोलो लोहा बोलो Fe बोलो एक बात है। इसके ऊपर बेटा आपने देखा होगा भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जब अपन लोहे को बेटा खुले बरसात में छोड़ देते हैं और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। उसी को क्या कहते हैं बेटा? संक्षारण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है भूरे रंग की। क्यों चढ़ती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पड़ा रहता है और जैसे ही बारिश होती है तो बारिश होने के बाद में उस पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। क्योंकि जो अपने Fe रहता है बेटा ये क्रियाशील धातु है। कैसी है? क्रियाशील धातु है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? धातु ऑक्साइड बना लेता है। तो लोहे के ऊपर कैसी भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी और तांबे के ऊपर भी चढ़ जाती है बेटा, चांदी और तांबे के ऊपर, चांदी व तांबे पे भी इसमें बेटा ग्रीन रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है ना। और इस पे भूरे रंग की, तो इन पे भी क्या है? परत चढ़ जाती है। संक्षारण का मतलब ये हो गया बेटा, सिंपल वर्ड में समझे तो जैसे अपन देखते हैं कि बहुत सारे अपने लोहे के बर्तन होते हैं, या ऐसे मान लो कि जब अपन हाथ में चांदी की चेन या गले में चांदी की चेन पहनते तो उसको थोड़े दिनों बाद में देखते हैं कि वो गंदी गंदी सी हो जाती है ना, गंदी सी हो जाती है ना, उसके ऊपर मैल चढ़ जाता है। अपनी मारवाड़ी भाषा में बोले तो मैल चढ़ जाता है उसके ऊपर ना, और मैल चढ़ जाता है अपने क्या बोलते हैं कि ये खराब हो गई, चांदी कमजोर। जबकि वो चांदी कमजोर नहीं होती बेटा, वो उस पे कलर है, उस पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में पड़ी रहने की वजह से क्रियाशील धातु थी और क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है अपने ऊपर, ठीक है ना। ऑक्साइड बनाने से अपन को क्या थोड़ी थोड़ी गंदी लगती है, इसको अपन धो के या साफ कर सकते हैं मान से रगड़ के, ठीक है ना। तो ये अच्छे से हो जाता है। तो संक्षारण का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो वो विक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेती है। क्या बना लेती है? एक परत बना लेती है, जिसको क्या कहते हैं बेटा? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संक्षारण कहते हैं। अब देखो बेटा, ये एक समस्या अपने लिए भाई, संक्षारण क्या है कि समस्या होगी ना, जब किसी भी धातु को अपन रख देंगे तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाएगी। तो स्पेशली अपन को ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन पता है लोहे का होता है, ठीक है ना, कि लोहे को अपन संक्षारण या जंग ये बोल सकते हैं। अपन क्या बोल सकते हैं? जंग, ठीक है ना। संक्षारण को लोहे के ऊपर क्या होता है बेटा? संक्षारण परत चढ़ जाएगी, जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगता है तो उस जंग लगने की समस्या से कैसे बचा सकते हैं अपन, उसको कैसे बचा सकते हैं? तो देखो अपन कैसे बचा सकते हैं संक्षारण लोहे को, सभी को बचा सकते हैं, बचाने होता ना, हर समस्या का सोल्व होता है, हर समस्या का सोल्व होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट अगर देखने को मिलेगा तो ऐसे मिलेगा बेटा, लोहे पर जंग लगने से बचाने के उपाय। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन होता है बेटा, जिसमें आपको कुछ नहीं लिखता, मेनली 2 पॉइंट होते हैं वो आपको याद रखने, वही आपको लिखना है। क्योंकि छोटा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। आप सोच रहे बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा, छोटे क्वेश्चन में से आपको आंसर देना होता है, ठीक है। तो अब लोहे के ऊपर अपन देखते हैं बेटा, अपने घर पर भी देखते हैं, अपने पापा क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं बेटा? ऑयल या तेल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऑयल या तेल लगाकर अपन उसका क्या है? जंग लगने से बचा सकते हैं।
बचा सकते हैं, ठीक है। ऑयल या जंग लगने से उसको अपन क्या बचा सकते हैं। एक बेटा अपन देखते हैं कि जब अपने दुकान होती है अपने, या दुकान के शटर हो गए और किसी के लोहे के गेट हो गए, तो अपन उसमें क्या पेंट करवा देते हैं ना, लाते लगाते क्या करवाते हैं, पेंट करके, पेंट करके भी अपन उसको जंग लगने से, मेनली आपको दो ही याद रखना बेटा, तेल लगा कर ग्रीस या ऑयल लगा कर जो भी आप लिखो, पेंट करके अपन उसको जो है जंग लगने से क्या कर सकते हैं बेटा, बचा सकते हैं, ठीक है ना। ऑयल से ग्रीस भी लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं, एक ही बात होती है ऑयल या ग्रीस, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में संसारण से यहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो ये उठेगा। इसके बाद में बेटा एक क्वेश्चन आता है विकृत गंधिता, इसी का टॉपिक है बेटा विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ठीक है बेटा। ये अपने खाने वाले भोजन से संबंधित है विकृत गंधिता ना। अब देखो क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं कि भोजन मान लो, सब्जी मान लो, अगर कोई भी फूड होता है तो अपन उसको जब बहुत समय के लिए रख देते हैं तो उसमें अलग से बदबू आने लग जाती है। क्या बदबू? वो विकृत गंधिता के कारण आती है। क्यों आती है बेटा? कि जब अपन उसको बहुत समय के लिए रख देंगे खुला, तो उसमें क्या है कि जो ये मान लो कि गंध उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु हो गए, ये उसमें रिएक्शन करके कुछ ना कुछ उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ हानिकारक पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे उसमें अलग से अपन को महक आने लगती है, गंध आने लगती है। उसको क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है ना। अब ज्यादा अपन इसका एक उदाहरण देखें बेटा, जो चिप्स या कुरकुरे का पैकेट आता है, चिप्स या कुरकुरे के पैकेट, जब आप देखना है कि बेटा उसकी अगर अपन हवा निकाल दे तो उसको लंबे समय तक अपन सुरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें जो गैस भरी रहती है वो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस बेटा एक प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? प्रतिऑक्सीकारक का। प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करती है, ठीक है ना। कौन सी गैस करती है? N2 गैस। क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिप्स की गैस में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ध्यान रखना। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ध्यान रखना बेटा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, N2 गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है बेटा? प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करती है। तो अब अपन को क्या होगा कि जो अपना जो भी फूड है, जो भी अपना खाने योग्य भोजन है, उसको सुरक्षित करने के लिए, अपन लंबे समय तक सुरक्षित करना है, उसका सुरक्षित करना है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, उसके अंदर या तो प्रतिऑक्सीकारक मिला देंगे। अब प्रतिऑक्सीकारक के अंदर जैसे बेटा अपन अचार बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अचार अपने घरों में अक्सर बनाया जाता है, अचार ना, केरी का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार है ना, गलियों में बेचने वाला भी आता है, खाइए हमारा अचार, तो वही अचार है ना। उस अचार के अंदर बेटा आपने देखा होगा 2-3 प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, जो उसको क्या है, जो जीवाणु है इनकी जो वृद्धि होती है उसको रोकने का कार्य करते हैं, या उनसे सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। तो इसमें अपन नमक भी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है बेटा? ऑक्सीकारक के रूप में NaCl मिलाया जाता है। आपको पता ना क्या होता है? NaCl नमक होता है। और एक बेटा अचार के अंदर जो प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करता है बेटा, वो करता है अपना तेल। कौन सा करता है? तेल। घर पे देखा होगा बेटा, जब मम्मी अचार बनाती है तो उसके ऊपर तक 1 या 2 इंच तक ऊपर तक तेल भर देती है। क्यों भर देती है बेटा? तेल एक प्रतिऑक्सीकारक है। क्या बेटा? तेल एक प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा, आपको प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बेटा सिरका होता है अपना, सिरका हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, ये भी क्या है? प्रतिऑक्सीकारक है। क्या है? प्रतिऑक्सीकारक है। ये भी क्या होता है बेटा? जीवाणुओं की इनकी वृद्धि या भोजन या फूड को सड़ने से बचाने का कार्य करते हैं। एक बात करें बेटा अपन, जैम, जेली, जैम हो गया, जेली हो गई, मुरब्बा, मुरब्बा बेटा ये आंवले का बनता है। इसमें बेटा जो संरक्षण का कार्य करती है, जो अपनी चीनी होती है, ठीक है ना, शुगर, क्या बोलते हैं अपन? शक्कर, सॉरी शुगर नहीं, शक्कर, शक्कर होती है ना अपनी, वो शक्कर क्या कार्य करती है बेटा? इसमें संरक्षण का कार्य करती है। क्योंकि एक आंवले का बनाया जाता है, आंवला होता है ना अपना, आंवला, आंवला एक फ्रूट है, उसका बनाया जाता है, तो आंवले का बनाया जाता है। उसके अंदर बेटा संरक्षण का कार्य शक्कर करती है, उसमें शक्कर की मात्रा अधिक डालते हैं।
तो ये अपने ये तो आपको बेसिकली बेटा याद रखना है, आपको इतना याद नहीं रखना, आपको मेनली ये याद रखना प्रतियोक्षी कारक वाला, ठीक है ना। ये भी प्रतियोक्षी कारक की ये भी इनको सरने गलने से बताते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपनी जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है वो खत्म हो गए, और आशा करता हूं कि आपके समझ में आएगा। अब मैं बेटा एक बार फिर बता रहा हूं, इसमें क्वेश्चन कहां से उठ सकते हैं, कहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं। 3 या 4 पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन उठने के, और वहां से क्वेश्चन उठेगा बेटा 100% क्वेश्चन उठेगा, कोई नहीं रोक सकता वहां से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से अगर देखूं तो सिंपल है, आपको ध्यान रखना बेटा, अभिक्रिया संतुलीकरण, अभिक्रिया संतुलीकरण, अभिक्रिया संतुलीकरण, यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा 100% क्वेश्चन आएगा, लिख के दे रहा हूं 100% क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं रोक सकता अभिक्रिया संतुलीकरण का, ठीक है। एक अपन अभी पढ़ा संसारण वाला टॉपिक, यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है संसारण वाले में से, ठीक है। संसारण वाले में से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, रिपीट हो सकता है। और बेटा इसमें तीसरा था अपना अभिक्रिया के टाइप, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब प्रकार बेटा सिंपल प्रकार है, 4 या 5 अपन ने पढ़े थे, ठीक है ना। सिंपल प्रकार है, एक होता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, दूसरी हो जाएगी बेटा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, तीसरी हो जाएगी बेटा चौथी हो जाएगी द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, चौथी हो जाएगी बेटा अपनी उपचयन, ठीक है ना, और पांचवी हो जाएगी उपचयन, और छठी हो जाएगी बेटा अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, छोटे टॉपिक है बेटा, इसमें ज्यादा खासकर कुछ है नहीं। 3 नंबर का चैप्टर, तो 3 नंबर में से 3 जगह है यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। और बेटा बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आपके समझ में आएगा। चैनल को अगर बेटा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपका ऐसा प्यार मिल रहा है, ऐसा प्यार आशा करता हूँ आगे भी मिलता रहे। थैंक यू। कितनी मिनट हुई है?